हेलो और स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी क्षितिज में पाठ क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आत्मकथ्य। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ खास बातों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बने भी हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस पाठ को जो है लिखने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 वाराणसी में। ठीक है, 1889 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और कभी कभी इनकी मृत्यु भी पूछ ली जाती है, इनका निधन भी पूछ लिया जाता है। तो 1937 में इनका निधन हुआ था। और यहाँ से कई बार उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उनकी रचना कौन कौन सी है, कौन कौन सी उनकी रचना है। तो चित्रधारा, कानन कुसुम, आंसू लहर, झरना, ठीक है, ये उनकी विशेष रचनाएं हैं। तो चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर कामायनी का प्रमुख महाकाव्य है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कामायनी जो है इनका क्या है? महाकाव्य। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम क्या है, तो हो जाएगा कामायनी। ठीक है, तो और कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। फिर इनके कुछ विशेष नाटक हैं, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनके 4 नाटक हैं। वहीं कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। फिर आगे आता है कि आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। और एक बात और खास बात कि इन्हें छायावाद का जन्मदाता माना जाता है। किसका? छायावाद। इन्हें छायावाद का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद सीधे हम अपने अध्ययन पाठ पर चलते हैं, सीधे व्याख्या पर। ठीक है, हाँ, अब हम इसकी सीधी सीधी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो हम आगे करते हैं व्याख्या। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि व्याख्या करने से पहले हमें संदर्भ किसकी ज़रूरत पड़ती है? संदर्भ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के आत्मकथ्य। ठीक है, आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर आवश्यकता होती है प्रसंग की। ठीक है, प्रसंग। तो प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद जी ने मन रूपी भौरे के माध्यम से अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। फिर आती है व्याख्या। ठीक है, फिर हम व्याख्या करते हैं। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो यहाँ पे मधुप का मतलब होता है मन रूपी भौरा। कौन? मन रूपी भौरा। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को जो है भौरे के समान बताया है। तो कहते हैं कि मन रूपी भौरा कौन सी कहानी कह जाता है। ठीक है, मन रूपी भौरा कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी, कितनी आज घनी। तो यहाँ पे गिर रही पत्तियां, जो गिर रही पत्तियों का यहाँ पे अर्थ अगर निकाला जाए तो अत्यधिक दुख का अनुभव करना, यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब अत्यधिक दुख का अनुभव करना, ये इसका वास्तविक अर्थ हो जाएगा। तो कवि के कहने का आशा है कि आज उसके मन में पुरानी स्मृतियों
की याद आने लगी है, जिससे उसका हृदय क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। यानी कि उसके मन में पुरानी यादें आ जाती हैं, जिससे उसका मन उदास हो जाता है। ठीक है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा, यहाँ पे अनंत नीलिमा का मतलब हो जाएगा अंतहीन विस्तार। क्या हो जाएगा, अंतहीन विस्तार। ठीक है, शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं तो बड़ा ध्यान से सुनना है। अंतहीन किसका, अनंत, नीलिमा का मतलब होता है अंतहीन विस्तार। तो कवि कहता है कि इस मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी असंख्य घटनाएं हैं। कितनी, असंख्य। ठीक है, जीवन की इस अनंत घटनाएं हैं, अनगिनत घटनाएं हैं, जिसमें उसे बुरी तरह से निंदा, जिसमें उसकी बुरी तरह से निंदा की गई है। करते हैं अपना व्यंग मालन उपहास, यानी कि उसकी जो है क्या की गई है, मलन उपहास, यानी कि जहाँ उसका क्या उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, जहाँ उसकी हंसी उड़ाई गई है, क्योंकि व्यंग है ना, वैसे भी व्यंग का मतलब होता है उपहास, मजाक पढ़ना। ठीक है, मजाक उड़ाना, उपहास करना। तो जिसकी वजह से, ठीक है, उसका क्या किया गया है, उसका मजाक उड़ाया गया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। ठीक है, इतने पर भी कहते हो, ऐसी स्थिति में भी, कि जो है मैं अपनी मन की बात कह दूं, ऐसी स्थिति में भी मैं अपनी दुर्बलता यानी कि अपनी मन की कमियों का वर्णन करूं, तुम सुनकर सुख पाओगे। देखो यह गागर रीति, क्या मेरी इस जो है इस दुख भरी कथा को सुनकर के तुम्हें क्या सुख मिलेगा। कवि कहता है कि मेरी जो दुख भरी जो व्यथा है, क्या इसको सुनकर के तुम्हें सुख मिलेगा। देखोगे यह गागर रीति, क्योंकि जो मन रूपी जो गागर है, मेरी जो आत्मकथा है, क्योंकि उसके अंदर सिवाय दुखों के कुछ है ही नहीं, उसके अंदर तो सिर्फ दुख ही दुख है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आत्मकथा को जो है, जो उसमें जो आत्मकथा रूपी जो गागर है, वो उसको तुम कैसे हो, खाली करने वाले हो। कहने का मतलब ये है कि क्या आत्मकथा को सुनकर तुम अपने को ही मेरे जीवन रूपी घड़े से सुख रूपी रस निकाल कर उसे खाली करने वाले हो। अर्थात मेरी दुख भरी कथा को सुन करके तुम्हारी जो सुख रूपी जो रस है उसको प्राप्त कर लोगे, है ना, और उसे मेरे मन रूपी गागर को क्या कर दोगे, खाली कर दोगे, और अपनी मन रूपी गागर को क्या कर लोगे, मेरे जीवन रूपी या मेरे दुख रूपी रस से उसको क्या कर लोगे, भर लोगे। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा, आगे हम देखते हैं। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। समस्या तो यही सी बात की है। विडंबना, विडंबना मनीष कोई कठिनाई भरी बात है ना, उपहासजनक, यहाँ विडंबना को हम बोल सकते हैं उपहासजनक बात, उपहासजनक बात। ठीक है, इस विडंबना को हम क्या कह सकते हैं, उपहासजनक बात। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, और सरलते, सरलते का मतलब हो जाएगा, अरे सरलते का मतलब हो जाएगा भोलापन। क्या हो जाएगा, भोलापन। ठीक है, क्या हो जाएगा, भोलापन। यही तो विडंबना है। ठीक है, कि विडंबना की बात तो यही होगी कि मैं सीधेपन की हंसी उड़ाऊं। कहने का अर्थ है कि कवि को अपने भोलेपन के कारण बहुत दुख, है ना, क्या सहने पड़े हैं, बहुत सारे दुख सहने पड़े हैं। भूलें अपनी या प्रपंचना औरों को दिखलाऊं मैं। ठीक है, यदि अपनी सरलता का उपहास करता है तो इसके लिए विडंबना ही होगी। यदि मैं अपनी सरल सी बातों को बताऊं और उस पर लोग मेरा उपहास करें तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी, क्योंकि यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। भूलें अपनी प्रपंचना या औरों को बतलाऊं मैं, इसका एक तरीके से ये भी कह सकते हैं क्योंकि सीधेपन में की गई अपनी भूलें, यदि हमने गलती से सीधे या अनजाने में हमने जो गलतियां की हैं भूलवश, ठीक है, और यदि उसकी भूल की कहानी यदि दूसरों को सुनाई जाए, यानी कि अपनी भूल की कहानी दूसरों को सुनाई जाए
तो उसमें क्या होता है, तो उससे लोग क्या उपहास ही उड़ाते हैं, उसका सामने वाले व्यक्ति का क्या उड़ाया जाता है, ऐसी स्थिति में उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए कवि क्या है, कवि काफी दुखी है। फिर आगे हम करते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, कवि कहता है कि उन मधुर मधुर यानी कि रात्रि में आसमान में जो है चांदनी बिखरी हुई थी, और ऐसी चांदनी भरी रात में मैं और मेरी प्रिय के साथ मेरी जो हंसी खुशी की जो बातें थीं, जो सुनहरी यादें हैं, उनको मैं कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जिसमें मैं और मेरी प्रिय काफ़ी बातें की, हंसी खुशी की बातें की, उन हंसी खुशी की बातों को मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो तो बहुत ही सुनहरी मेरे जीवन की सबसे सुखमयी यादें हैं, है ना, सुख देने वाली यादें हैं। उन यादों को मैं कैसे आपको बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, है ना। तो आगे कवि कहता है कि मुझे वह सुख कहाँ मिला जो मैंने सपना देखा था। ठीक है, ठीक है, वो सपना में ये जो देखा था उसका सुख मुझे कहाँ मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, और जिसका मैं स्वप्न देख रहा था, जिसका मैं स्वप्न देख रहा था, और वो मेरे पास आते आते मेरी ओर मुस्कुरा करके मुझसे दूर हो गया। मेरे पास आने वाला था, ठीक है, और मुस्कुरा करके मुझसे दूर हो गया, यानी कि वो मुझसे दूर चला गया और मुझे देख करके वो भाग गया। उसकी कहानी मैं कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ उन बातों को जिसके चलो अभी आगे करते हैं, इसको एडजस्ट करें पहले। ठीक है, तो जिसके अरुण कपोलों की, अरुण कपोल माना होता है आपका, अरुण कपोल मान हो जाएगा लाल गाल, क्या हो जाएगा, लाल गाल। ठीक है, कि मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात कवि कहना चाहता है कि जिसके लाल गालों की जो सुंदर छाया में मैंने प्रेम भरी, ठीक है, सुबह का जो वर्णन किया है। ठीक है, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, तो अनुरागिनी मीन्स सुबह। ठीक है, उषा अनुरागिनी मीन्स हो जाएगा, अनुरागिनी मीन्स होता है एक तरीके से सवेरा ही होता है अनुरागिनी का मतलब, और उषा मीन्स भी सवेरा ही होता है, यानी कि ये कहते हैं प्रेम भरा, प्रेम भरी भोर। ठीक है, अनुरागिनी का मतलब ये बोल सकते हैं प्रेम भरी भोर। ठीक है, प्रेम भरी भोर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि उस दिव्य सौंदर्य की स्मृति ही, उसकी दिव्य, उसका जो चमक, उसकी जो सुंदर की जो आभा थी, उसकी स्मृति ही अब मुझे, है ना, वो याद करती है, याद आती है बार बार बार। ठीक है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में, और उसकी यादें ही, ठीक है, मेरे रास्ते की क्या बनी हुई है, सहारा। ठीक है, पथिक, पथिक मीन्स राहगीर, जैसे कोई राहगीर थक जाता है तो उसे कोई एक उम्मीद उसे थकने से जो है बचाती है, और उसमें क्या देती है, ऊर्जा का संचार करती है। ठीक वैसे ही उसकी याद ही मेरे जीवन का क्या बनी हुई है, जो है सहारा बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्योंकि यहाँ पे कंथा का मतलब हो जाएगा अंतर्मन, क्या हो जाएगा, अंतर्मन। ठीक है, अंतर्मन। ठीक है, तो कंथा का मतलब क्या होता है, अंतर्मन, है ना। तो क्या कहने का मतलब ये है कि क्या आपको सीवन को उधेड़, जिस प्रकार से कोई सिला हुआ कपड़ा होता है, इसी प्रकार से कवि के मन की बातें हैं। ठीक है, जिस प्रकार से सिले हुए कपड़े को उधेड़ कर कोई देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कतरन, है ना, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे मन रूपी वस्त्र को क्या आप उधेड़ कर देखोगे कि मेरे मन रूपी जो है वस्त्र के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। इस छोटे से, है ना, क्या आपको देखना चाहोगे कि मेरे मन रूपी वस्त्र के अंदर जो है क्या क्या भरा हुआ है, और अगर देखोगे तो उसे उधेड़ना पड़ेगा, उधेड़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर की सारी बातें क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि शब्द थोड़े से कठिन हैं और आपको बड़े ध्यान से,
ठीक है, बड़े एकाग्रचित होकर इसको देखना है और सुनना भी है। आगे हम करते हैं छोटे से हाँ, तो हो जाएगा छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ये जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, कैसा है, बहुत ही छोटा है, और इसकी जो कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, वो कैसी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं दूसरों की कहानियां सुनता रहूं और अपने आप में स्वयं में मैं कैसा रहूं, शांत रहूं, मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। क्या ये मेरी भोली आत्मकथा यदि मैं तुम्हें अपनी जो है अपने बारे में बताऊं, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मेरे आत्मकथा में कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है क्योंकि वो दुख से भरी हुई है। फिर भी यदि मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा आपको बताऊं तो इससे क्या मेरा कुछ भला हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस छोटे से जीवन में मुझे कई बहुत अनगिनत दुख सहने पड़े हैं, क्योंकि इसलिए मैं चाहता हूं कि दूसरों की कहानियां सुन करके मैं चुप रहूं। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, ठीक है। इसलिए कवि कहता है कि अभी वो समय भी नहीं हुई है ना, अभी वो समय भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी मौन व्यथा यानी कि जो मेरी जो है मौन मान चुपचाप होना, और व्यथा मन होता है पीड़ा, क्योंकि जो मेरी जो पीड़ा है वो कैसी है, शांत है, हाँ? इसलिए कोई बताने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए कहने का अर्थ है कि मेरी जो आत्मकथा है, क्योंकि मेरी आत्मकथा लिखने के पास भी मेरे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि मेरी हृदय की वेदना कैसी है, अभी सोई हुई है। मेरे हृदय में जो समस्याएं हैं, ठीक है, मेरे हृदय की जो स्थिति है या मेरे हृदय की जो वेदना है वो कैसी है, अभी सोई हुई है। इसलिए मेरी भोली आत्मकथा इसके बारे में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने इस पाठ की व्याख्या की। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहीं पे हम इस जो है वीडियो को यहीं पे जो है समाप्ति करते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि हम अगला वीडियो जल्दी फिर बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।